तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज। 9 टेस्ट सीरीज को दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीटली बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। आज दोस्तों हम लोग जो नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10वीं टेस्ट सीरीज है, जो आपके लगभग आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, हम एक एक चीजों को डीप से लेकर टॉप तक आपको बताने का प्रयास करते हैं बेहतरीन तरीके से, कि आपको एक एक फैक्ट, एक एक कंसेप्ट आपके अंदर दोस्तों वो समाहित हो जाए। तो दोस्तों आज हम दोस्तों इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। अपनी 10वीं टेस्ट सीरीज को पार्ट ए के रूप में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। और हाँ, हम जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे दोस्तों उसको छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रश्न 6 महीने पहले के हैं, एग्जाम आते आते पुराना हो जाएगा, तो हम इसका अपडेट वर्जन लेकर आएंगे। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो आपको वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं। अभी हम गांव चले गए थे, इसलिए वीडियो आने में दोस्तों नहीं आ पा रही थी। अभी हम वापस प्रयागराज आ गए हैं, तो आपको प्रतिदिन एक बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप हमारा हेल्प करेंगे, वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों यही आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो चलें दोस्तों हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 26 से। इसके पहले के करंट अफेयर्स के प्रश्न थे जो हमने छोड़ दिया। जीएस आपका यहां से स्टार्ट है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपके जोड़े से संबंधित प्रश्न दिया गया है। आपको कुछ जोड़े दिए गए हैं, इन पर विचार करके बताना है कि आपके कितने जोड़े सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों देखिए यहां पर आपको दिया है एक तरफ विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, और दूसरी तरफ उनका उपयोग दिया है, जो सही है बताना है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं। एक ऐसे वेव होते हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे साउंड वेव होता है, उसको आगे बढ़ने के लिए कोई माध्यम चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये पूछा जाता है। तो यहां आपको बता दें दोस्तों, गामा किरणें का उपयोग दोस्तों कृत्रिम रेडियोधर्मिता में प्रयोग किया जाता है। पैराबैंगनी जो ये किरणें होती हैं, इनके जाली नोटों का पता लगाने में, बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करने में होता है। और ये जो अवरक्त यानी इंफ्रारेड रेडिएशन ये जो दिया गया है, इसका उपयोग दोस्तों आप लोग जानते हैं बड़े बड़े और दोस्तों यहां पर आपको जो दिया है थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, अवरक्त विकिरण, जिसे दोस्तों हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं। इसका उपयोग आपके जो टीवी रिमोट होता है उसमें बड़ा प्रयोग किया जाता है, रेडियो में प्रयोग नहीं किया जाता है। रेडियो में दोस्तों रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है, इसमें एक रेडियो वेव होती है उसका यहां पर प्रयोग किया जाता है। यानी तीसरा आपका गलत हो गया। तो कितने सही हैं आपको गिन कर बताना है, तो केवल पहला और दूसरा यानी 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केवल 2। बहुत अच्छा, समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 27। बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह थोड़ा सा मिलता जुलता है। आपको कुछ माध्यम में दिए गए हैं और कह रहे हैं कि निम्नलिखित माध्यमों को 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो नीचे आपको कुछ माध्यम दिए गए, उन्हीं माध्यमों को 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको बताना है कि ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किसमें होगी, उससे कम किसमें होगी, फिर उससे कम किसमें होगी, उससे कम किसमें होगी, ऐसे बताना है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं कई बार आपको ये बता चुका हूं, जो साउंड वेव होती है, जो साउंड वेव होती है वो माध्यम पर डिपेंड करती है। जो माध्यम जितना सघन होगा उसमें उसकी गति उतना ही ज्यादा होती है। जैसे सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज होगी साउंड की स्पीड, लिक्विड की उससे कम होगी, गैस में सबसे कम होगी। अगर दोस्तों यही लाइट की बात कर ली जाए तो लाइट इसका जस्ट उल्टा होता है। वो सघनता जो जितना सघन होगा उसमें लाइट की स्पीड उतना स्लो होती है। यानी हम कह सकते हैं साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल लाइट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो यहां आप बात पता की जाए कि भाई सबसे अधिक सघन माध्यम में कौन है, तो आप इन दोनों में कंफ्यूजन होंगे मेरे भाई। समुद्री जल का में आप लोग जानते हैं अच्छा खासा नमक घुला होता है, उसका घनत्व तो ज्यादा होता है। यानी साउंड तो घनत्व पर डिपेंड करता है, तो सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड समुद्री जल में होगी। तो 2 आपका सबसे पहले पर होना चाहिए, क्योंकि अवरोही क्रम पूछा है, घटता क्रम। तो आपका इसको इसको हटा सकते हैं, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। उसके बाद जानते हैं पारा का ही नंबर है, तो 3 दूसरे नंबर पर आ जाएगा। आपका उत्तर सी होगा। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हैं ये तो गैस है, सबसे कम इसी में स्पीड होगी, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही बता दिया था ये गैस में सबसे कम होगी। तो यहाँ 4 अंत में आएगा और उसके पहले
आप लोग जानते हैं पानी से थोड़ा सा ज्यादा घनत्व एल्कोहल का होता है, तो एल्कोहल ये तीसरे पे आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगर यही लाइट का पूछा होता तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता। तो समझ गए होंगे आप। आगे चले हम लोग देखते हैं 28 वाले में दोस्तों हम लोग देखें, बड़ा अच्छा सवाल दिया है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट गलत है, इसको देखें। अगर हम लोग पहले वाले में करें, तापमान बढ़ाने पर लिक्विड की श्यानता कम हो जाती है। बिल्कुल मेरे भाई, श्यानता का मतलब गाढ़ापन। कोई चीज बहुत गाढ़ा है उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पतला हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमको गलत को बताना है, ध्यान रखे रहेंगे आप। बी वाले में करें, जल और वायु में जल की श्यानता अधिक होती है। मेरे भाई बिल्कुल अधिक होती है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं तापमान बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है, ये भी सही है। यानी अब हम कह सकते हैं दोस्तों, हमारा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। समझ गए हम लोग। आगे अगर हम लोग चले 29 वाले को देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ आप लोग देखेंगे नदियों से संबंधित आपको प्रश्न दिया गया है, थोड़ा ध्यान देंगे आप। तो कह रहे हैं कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो नदी या नदियां हैं, आपको बताना है, एक भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, तो इसको हमें पढ़ के बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है यहाँ पर, और काबिनी तो कावेरी की है, ये तो नहीं हो सकती है। और इंद्रावती, तो दोस्तों यहाँ जो इंद्रावती दिया है ये तो गोदावरी नदी की है, तो इंद्रावती गोदावरी की नदी सहायक नदी है। काबिनी तो दोस्तों ये कावेरी की सहायक नदी हो गई, यही तुंगभद्रा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। आगे आपको समझने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप। और एक भी बात है, ये भी कई बार पूछा गया है कि बाएं तट की है कि दाहिने तट की। कृष्णा नदी की एक दाहिने यानी राइट हैंड दाहिने तट की ये सहायक नदी है। तो समझ गए होंगे आप। आगे चले हम लोग देखते हैं 28 वाले में कितना हो गया हमारा, ये 29 हो गया। 30 वाले को देखते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर आप। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो जो गलत है उसी को हमें पकड़ना है, थोड़ा ध्यान दिया करें। ऐसे जहां भी आपको प्रश्न मिले आप मार्किंग जरूर किया करें। तो देखें यहाँ पहले वाले में आपसे पूछा है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। बिल्कुल मेरे भाई, सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो सारे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हैं नाभिकीय संलयन के माध्यम से, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो आप याद रखे रहेंगे आप लोग, नाभिकीय संलयन। तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होता है, इसलिए ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है परमाणु बम की तुलना में। तो ये आप सही है, लेकिन गलत आपसे पूछा जा रहा है। अभी गलत जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बिल्कुल मेरे भाई, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, वहीं हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो ये भी आपका सही है अपने जगह पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, बिल्कुल वही मैंने अभी आपको बताया। भारत ने अपना प्रथम परमाणु विस्फोट 18 अप्रैल मेरे भाई 18 मई को किया था, 18 मई 1974 को। यही थोड़ा सा डेट की वजह से गलत हो गया, महीना यहाँ अप्रैल की जगह मई होना चाहिए था, तो ये डी गलत। तो डी ही आपका उत्तर होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा जा रहा है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 31 वाले को अगर देखें, तो आपसे पूछा जा रहा है जब किसी विद्युत अपघट्ट, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जब किसी विद्युत अपघट्ट का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका प्रतिरोध का मतलब दोस्तों करंट फ्लो की रुकावट, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये उसका प्रतिरोध घट जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो तेजी से बढ़ जाता है। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लो यहां मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोध। प्रतिरोध आप लोग रेजिस्टेंस जिसे कहते हो, तो प्रतिरोध जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फ्लो उतना ज्यादा होगा। तो समझ गए होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो बढ़ जाएगा यानी प्रतिरोध घट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहां। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 32 वाले में, तो आपके कह रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा रेडियो आइसोटोप तथा उनके उपयोग के संबंध में सही है। तो रेडियो आइसोटोप आप लोग समझ रहे हैं, जैसे कार्बन का आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन का होता है, ऐसे रेडियो आइसोटोप की बात यहाँ की जा रही है। तो रेडियो आइसोटोप के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ क्या है, तो संबंध में क्या सही है। कार्बन 14 कैंसर के उपचार में होता है। तो मेरे भाई जियास्मो कार्बन 14 मतलब ये 14 जो है, आप लोग जानते हैं कोई चीज, कोई जीव, पेड़ पौधा या जीव जंतु कितना पुराना है, तो उसकी वजह से उसकी एज पता करने के लिए
ये कार्बन 14 का दोस्तों ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैंसर के उपचार में नहीं किया जाता है, कैंसर के उपचार में ये कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर होना चाहिए था, ये यहाँ पर होना चाहिए था, तब सही रहता। तो ये दोनों ऐसे ही गलत हो गए, एक दूसरे की जगह ले लिए। यूरेनियम 38 पृथ्वी एवं प्राचीन शैलों की एज निर्धारण में किया जाता है। तो यस, ये बात यहाँ पर सही है। यूरेनियम 238 पृथ्वी एवं प्राचीन शैल जो होते हैं उनकी एज निर्धारण में किया जाता है, ये बात यहाँ सही है। और दोस्तों आयोडीन 131 यहाँ पर जो लिखा है इसके बारे में भी आप लोग पढ़ाए होंगे। ये थायराइड ग्रंथि जो होती है उसमें जो दोस्तों बीमारी हो जाती है उसमें थायराइड ग्रंथि और ब्रेन ट्यूमर वगैरह से ये सब संबंधित है। परिसंचरण तंत्र ये सब से संबंधित यहाँ पर ये नहीं है। तो इसको आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है, तो सही आपका केवल सी वाला है। बहुत अच्छा। में तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है वायुमंडल में अत्यधिक ऊंचाई तक जाने पर रक्त वाहिकाओं के फटने का खतरा उत्पन्न हो जाता है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों जैसे ही हम लोग खूब पढ़े, हम लोग एरोप्लेन हम लोग खूब पढ़ाया गया है ना कि हम लोग जब प्लेन में जाते हैं, बड़ी ऊंचाई पर प्लेन उड़ता है, तो अगर फाउंटेन पेन होती है तो उसमें से स्याही दोस्तों बाहर की तरफ निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई बढ़ती है, वो एयर प्रेशर यानी वायुदाब घट जाता है। वायुदाब घटने की वजह से जैसे जिस तरह से फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाती है, वैसे हमारे जो रक्त वाहिकाएं हैं उनमें से ब्लड निकलने लगता है, ब्लड वाहिकाओं को फटने का खतरा हो जाता है। तो यही है वायुदाब कम होने के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग, हवा का घनत्व तो कम हो जाता है, जो वायु दाब लगता है वो घटता जाता है। तो वही बात है यहाँ। आगे देखें अगर हम लोग 34 वाले में, तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया है, थोड़ा ध्यान देंगे। कोई दम नहीं है इसमें, फैक्चुअल प्रश्न है, विचार करना है, बताना एक सही कौन सा नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है जरा हम लोग यहाँ देखें इनको। राफेल, राफेल दोस्तों खूब अभी चर्चा में आया था जो ऑपरेशन सिंदूर के समय। राफेल लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जगुआर, जगुआर जानवर आप लोग देखे हैं ना, एक चीता की तरह होता है, शेर मतलब जो सीता, तेंदुआ, जगुआर ये सब बिग कैट होते हैं, बिल्ली प्रजाति को होते हैं। जगुआर भी एक चीता की तरह होता है लगभग, जो मगरमच्छ वगैरह पानी में भी रह सकता है। ये मगरमच्छ का शिकार ये लोग ज्यादा करते हैं। तो जगुआर के नाम पर ही एक दोस्तों विमान बनाया गया है, एक बहुगुड़ी विमान है जिसका उपयोग जमीनी हमले, हवाई रक्षा और टोही अभियानों के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। तो ये सही है, आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो गए। तो कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो मेरे भाई ऐसा कोई नहीं है जो गलत है, दोनों हमारे सही हैं। देखते हैं अब प्रश्न संख्या 35 को। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान देंगे आप। कह रहे हैं कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कि आपको सही क्या है गलत क्या है, वो हम अगले पेज पर देखेंगे। कथन देख लें तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। कोलाइड कह रहे हैं, कोलाइड विषमांगी विलयन होते हैं। तो यहां दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर ये कोलाइड क्या होते हैं। दोस्तों जब दो पदार्थों को, दो अमिश्रणीय यानी आपस में न मिलने वाले पदार्थों को मिला दिया जाता है तो कोलाइड बन जाता है। जैसे दूध में तेल हल्का सा मिला दिया जाए, देखेंगे दूध पर वो तेल ऐसे तैरते रहते हैं बूंद बूंद की तरह, तो वो कोलाइड उसी को कह देते हैं हम लोग। और यहाँ कह रहे हैं विषमांगी विलयन, तो विलयन दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। जैसे आप किसी लिक्विड में ऐसा पदार्थ घोल दे जो उसमें पूरी तरीके से घुल जाए, जैसे चीनी या नमक, तो समांगी विलयन हो गया। अब उसी पानी में आप ये बालू को घोल दिए तो नहीं घुलेगा, वो विषमांगी हो जाएगा। तो यही है, कोलाइड विषमांगी विलयन होते हैं मेरे भाई। वही बात है, भूलेंगे नहीं, आपस में ये लोग मिलने वाले नहीं है तो विषमांगी विलयन हो ही जाते हैं कोलाइड। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में कह रहे हैं गैस में तरल अथवा ठोस कण के प्रसार से निर्मित कोलाइड को एरोसॉल कहा जाता है। जैसे आप कोयला जहां जलाते हो या जहां दोस्तों आप कोई ईंधन जलाते हो, तो आप देखते हो जो धुआं उड़ता है, उस धुआं आखिर धुआं है क्या? गैस में सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल हैं और कुछ नहीं। तो वही बात है यहाँ पर, गैस में तरल अथवा ठोस कणों के प्रसार से निर्मित कोलाइड को एरोसॉल कहा जाता है। जैसे जहां कोयला जलाया जाता है या होलिका दहन वगैरह होती है, आप लोग देखते हैं छोटे छोटे कण उड़ते हैं ना, तो वही है एरोसॉल, एक यानी राख समझ लीजिए, वही है। तो दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट सही है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। आगे अगर हम लोग ये 36 वाले को देखें तो यहाँ पर आपसे भी पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका
सही नहीं है। तो देखें जरा, ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग वस्त्रों से लौह जंग को दाग हटाने के लिए किया जाता है। यस, ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग जो हमारे कपड़ों वगैरह में जिद्दी दाग लग जाते हैं उनको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है ये बात। और यहाँ कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर एवं शीतल पेयों में विद्यमान होता है। जो कार्बोनिक अम्ल होता है सोडा वाटर या जो हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें ये होता है। तो ये भी बात यहाँ पर सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। अब यहाँ देखते हैं मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। बिल्कुल, ये कई बार पूछा गया है, ये वन लाइनर के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। तो इसका मतलब जो शुरुआत के तीनों सही हो गए तो गलत यही होगा। आप आंख मूंद कर यही कर लेंगे, आपको पता हो या न पता हो। क्यों गलत है? तो यहाँ जो आपसे कह रहे हैं कि अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नहीं मेरे भाई, जो अम्ल होते हैं ना वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और वही जो क्षार होते हैं, क्षार का काम क्या होता है, वो लाल को नीला करते हैं। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप। चले को बहुत अच्छा, आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पर विचार करके आपको बताना है कि आखिर सही क्या है। तो यहाँ देखें, आपसे कहा पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम धातु बॉक्साइड और क्रायोलाइट जैसे अयस्कों में पाई जाती है। आप लोग जानते हैं बहुत से धातुएं जो होती हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को। बहुत अच्छा, आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, बढ़कर बताना है कि कौन सा हमारा कथन सही होगा, उसके हिसाब से ऑप्शन को चुनना है। तो पहले वाले में कह रहे हैं मेरे भाई एल्युमिनियम धातु बॉक्साइड और क्रायोलाइट जैसे अयस्कों से में पाई जाती है। आप लोग जानते हैं जो विभिन्न धातुओं होते हैं उनका निष्कर्षण ये अयस्कों से किया जाता है, अयस्कों से हुए निकाले जाते हैं। जैसे लोहा मैग्नेटाइट से निकाला जाता है, आप लोग खूब इसको बारे में आपको पढ़ाया गया होगा ना। एल्युमिनियम बॉक्साइट क्रायोलाइट कोरंडम से निकाला जाता है, और कापर जो है कापर पायराइट वगैरह से निकाला जाता है। तो ये आपको क्लास 11 में ही पढ़ाया गया होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। और सीने बार कह रहे हैं सीसा का स्रोत है। तो ये सोच रहे हैं कि बच्चे को हम मूर्ख बना दें, स से सीने बार स से सीसा बच्चा लगा देगा। तो नहीं मेरे भाई, सीसा का अयस्क क्या होता है, आखिर सीसा कहाँ से निकाला जाता है, तो गैलेना से निकाला जाता है। सीसा गैलेना से निकाला जाता है। तो ये सीने बार क्या होता है दोस्तों, ये पारा जो होता है, पारा सीने बार से निकाला जाता है। तो पारा का अयस्क सीने बार है और सीसा का अयस्क गैलेना है। तो समझ गए होंगे आप, ये गलत हो गया आपका। तो आपका ये पहला वाला केवल सही है। तो सही पूछा जा रहा है तो ऑप्शन केवल ए। बहुत अच्छा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 38 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ वैज्ञानिकों के नाम से संबंधित प्रश्न आपको दिया गया है। इन कथनों को हमें विचार करके बताना है कि आखिर सही क्या है। तो देखें यहाँ जो वैज्ञानिक का नाम है आंद्रे ग्रेम्स और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव को फुलरीन की खोज के लिए जाना जाता है। तो यस, ऑप्शन नंबर आप जानते होंगे दोस्तों, फुलरीन क्या है। एक तरह का दोस्तों ये मतलब फार्मास्यूटिकल में प्रयोग होने वाला पदार्थ होता है, दवा इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर ये सही है। तो ये वाला आपका, तो एक सेकंड दोस्तों, ये नहीं है दोस्तों। ये जो आंद्रे गेम्स और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने ये फुलरीन की खोज नहीं की है दोस्तों, ये खोज किए हैं ये ग्रेफीन की। ग्रेफीन आप लोग जानते हैं एक मेटल प्लेट होती है, स्टील से बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ये उसका दोस्तों खोज किए हैं। तो ये यहाँ पर फुलरीन की खोज नहीं की है। फुलरीन की खोज दोस्तों ये किए हैं हेराल्ड क्रास्टो और रिचर्ड स्माले। तो बहुत से ऐसे दोस्तों स्टेटमेंट वाले होते हैं, दोनों का अलट पलट देता है हमको कंफ्यूज करने के लिए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉरी। तो यही है दोस्तों, इसका उसमें दे दिया, यहां पर फुलरीन रहता ग्रेफिन की जगह और यहां ये रहता तो एकदम सही हो जाता, उल्टा कर दिए हैं। तो हमारे यहां दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए। तो कह रहे हैं कौन सा सही है, तो डी हो जाएगा, कोई गलत सही नहीं है, दोनों हमारे गलत हो गए। तो समझ गए होंगे आप। आगे अगर हम लोग यहां देखें तो आपको कई तरह के कांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फलाना कांच, ढेकाना कांच, चश्मे के लेंस में किस प्रकार के कांच या ग्लास का प्रयोग किया जाता है। तो चश्मे के लेंस में केवल बात की जा रही है, तो आप यहाँ क्राउन ग्लास बताएंगे। आप कैसे याद रखेंगे, एक टीवी आती थी पहले, क्राउन कंपनी की बड़ी अच्छी टीवी होती थी वो। तो वो सब लोग कहते थे क्राउन टीवी लोगे तो उसका लेंस बहुत अच्छा है, उसमें ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है। तो आप समझ गए होंगे क्राउन ग्लास ये का उपयोग चश्मे के लेंस में किया जाता है। और ये जो क्रूक्स कांच होता है दोस्तों, ये क्रूक्स कांच क्या होता है, धूप के चश्मे के लेंस बनाता है।
जो धूप के चश्मे होते हैं, ये उसको बनाने में काम आता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो पदार्थ लगाए जाते हैं वो धूप से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब यहाँ पर एक और है दोस्तों, आखिर ये पायरेक्स क्या काम करता है दोस्तों? पायरेक्स दोस्तों, प से पायरेक्स, प से प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में जो उपकरण, कांच के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं उनको बनाने में ये काम आता है पायरेक्स का। पूछा जा रहा है तो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। यहाँ आपको कुछ रासायनिक पदार्थ दे दिए हैं, मिलान से संबंधित है, और उसका सूत्र दे दिए हैं। ये हम लोगों को दोस्तों कक्षा 9 से लेकर 10 तक 11 में सब रट लिए होंगे हम लोग। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में यहाँ आपसे दिया जा रहा है। ब्लीचिंग पाउडर हम लोग किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और चूना को दोस्तों क्या कहते हैं? ये क्विमलाइन है। क्विमलाइन मतलब अनबुझा चूना। तो एक बुझा चूना होता है, एक अनबुझा चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की बात किया जा रहा है। तो इसमें बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये अनबुझा चूना की बात किया जा रहा है। तो इसका हम लोग देखते हैं अगले पेज पर, तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर ए वाला तो हमारा 2 के पास जाएगा, तो इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं तो हमें आसानी से दिख जाएगा यह। अब देखते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा और छोटा करते हैं इनको, तो ज़्यादा ही छोटा कर दिए हम लोग। तो देखें थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ जो हमारा ये अनबुझा चूना है ये कैल्शियम ऑक्साइड पे आ जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पे आ जाएगा। वॉशिंग सोडा हम लोग जानते हैं सोडियम कार्बोनेट पे आ जाएगा। और जो खाने वाला सोडा होता है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और ये जिप्सम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। तो समझ में आ गया होगा आपको। डी वाला 1 पर जाएगा, बी वाला 3 पर, तो बी वाला 3 पर जाएगा, और ए वाला 2 पर, तो ए वाला 2 पर जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ बनेगा, समझ दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन सी मैंने मिला दिया है, आप समझ जाइएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 41 को हम लोग देखें तो आपसे बड़ा ही अच्छा जीभ से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। जीभ का कौन सा भाग खट्टेपन का अनुभव करता है? ऐसे बहुत सारे सवाल बने, कौन सा भाग मीठेपन का, नमकीनपन का, कड़वाहट का अनुभव कराता है? तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारी जीभ में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये जो जीभ का अगला भाग हमारा होता है ये स्वीट यानी मीठा, और साल्ट यानी नमकीन का अनुभव कराती है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ स्वीट और साल्ट, यानी जीभ का अगला भाग मीठा और नमकीनपन का अनुभव कराती है। ये जो किनारे किनारे के होते हैं, पार्श्व वाले किनारे किनारे के जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये दोस्तों हमें ये खट्टेपन का अनुभव कराती है। जो आपका आंसर दिया है ये खट्टेपन का क्या होता है? जीभ के पार्श्व भाग में स्थित स्वाद कलिकाएं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो पीछे का भाग होता है यहाँ पर, ये जो पीछे का होता है, जैसे मान लीजिए इधर का होता है, ये कड़वाहट का, ये अलग होता है, ये खट्टेपन अलग होता है और कड़वाहट अलग होता है। ये कड़वाहट का अनुभव करवाती है। और जो बीच में होता है जहां गड्ढा बन जाता है, ये भोजन को निगलने में सहायक करती है। यह यहाँ पर ये कोई अनुभव नहीं कराती है, स्वादहीन होती है। तो समझ गए होंगे आप। तो सारी चीज मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको जीभ के पीछे भाग का यहाँ क्या हो जाएगा? कड़वाहट, और अग्रभाग में नमकीन और मीठा, मध्य भाग में स्वादहीन। समझ गए होंगे आप। आगे चले अगर हम लोग देखें 42 वाले में, तो यहाँ दोस्तों आपसे मिलान से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, सूची 1 सूची 2, तो मिलाकर हम बताएं। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर कह रहे हैं आपसे, यहाँ प्रकंद के बारे में पूछा है। आखिर प्रकंद में क्या क्या आते हैं इसके बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों। प्रकंद जैसे जो दिए हैं सब भूमिगत तना है। जैसे कोई पेड़ होता है ना, एक तना उसका भूमि के ऊपर होता है और एक भूमि के नीचे होता है। तो ये भूमि के अंदर रहने वाले तने कुछ दिए गए हैं, इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रकंद में कौन कौन आते हैं? जैसे दोस्तों हल्दी, अदरक, ये सब दोस्तों प्रकंद में आते हैं। तो हल्दी अदरक कहाँ है? ये यहाँ पर है। कंद यानी ट्यूबर, इसमें कंद में क्या क्या आते हैं? जैसे आलू हो गया, आलू कंद में आएगा। और ये घन कंद यानी कॉर्न जो होता है दोस्तों, ये किस में आता है? ये एक बंडा नाम सुने होंगे ना, आपकी जो दादी उदी रही होंगी, बड़ा फेमस लगता होगा उनको खाने में, लकड़ी जैसा देखने में लगता है, मोटा सा बेलना जैसे। तो घनकंद दोस्तों यही बंडा या हाथी पांव रतालू इसे कहा जाता है। और शलकंद बाकी एक ही बचा, प्याज लहसुन को। तो सब सीधे सीधे मिले हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन हुआ? ए हुआ। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 43 वाले के, तो यहाँ आपको एक कवक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कवक को दोस्तों हम फंगी बोलते हैं, ये कवक के संदर्भ में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ के इन्हें बताना है कि सही क्या है। थोड़ा ध्यान देंगे। कवक आप जैसे समझ लिए मशरूम। मशरूम जो होता है दोस्तों वो
प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, वो वहां पर उगते हैं जहां पर सड़े गले फल फ्रूट सब्जियों जीव जंतुओं का सड़न हो जहां पर होता है, वहीं पर ये उगते हैं और उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि हरा नहीं है, हरा नहीं प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है ये अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है नहीं मेरे भाई, मैंने पहले बताया अपना भोजन नहीं बना पाते हैं ये अपना जैविक पदार्थों से लेते हैं। अनेक प्रकार की प्रतिजैविक यानी एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन यानी प्रतिजैविक औषधि इनकी सहायता से निर्मित किया जाता है। बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है, वैसे भी आप लोग जानते हैं मशरूम खाने से बहुत सारे जो है फायदे होते हैं। तो वही कवक एक तरह का मशरूम ही है। तो यहाँ पर आपका 2 वाला सही है, 1 गलत हो गया, तो ऑप्शन सी केवल आपका यहाँ पर सही होगा, केवल 2 सही है। पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आधा तो हमारा अगले पेज पर चला गया है, इस पर विचार करके बताना है कि आखिर हमारा सही स्टेटमेंट क्या है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर पहले वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है थोड़ा ध्यान देंगे। एक असंतृप्त वसी अम्ल जिसे इंग्लिश में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाता है, श्रृंखला में यानी सीरीज में कम से कम एक कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो यस दोस्तों, आप लोग को पढ़ाया गया होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी संतृप्त, जिसे हिंदी में हम लोग संतृप्त बोलते हैं। संतृप्त का मतलब होता है दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और असंतृप्त यहाँ पर दोस्तों असंतृप्त जो लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यही है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और संतृप्त में क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे ये संतृप्त फैटी एसिड की अगर बात किया जाए, इसमें जो जैविक उत्पाद होते हैं जैसे मक्खन घी, ये सब फैटी एसिड में आ जाते हैं। और जो वनस्पति उत्पाद होते हैं जैसे कोकोनट ऑयल, विभिन्न वनस्पति तेल होते हैं, ये सब असंतृप्त में आ जाते हैं। तो यही कह रहे हैं असंतृप्त वसी अम्ल श्रृंखला में कम से कम एक कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो बिल्कुल यही है, असंतृप्त यही है, डबल बॉन्ड है। तो ये वाला तो स्टेटमेंट आपका सही हो गया। और दूसरे वाले में कह रहे हैं ओमेगा 3 सूरजमुखी तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मेरे भाई नहीं, अगर आपको अभी आंखों की समस्या होती है तो डॉक्टर आपको ज्योति नेत्र लिखते हैं ना, एक आंख की कैप्सूल होती है, तो वो ज्योति नेत्र में आप देखेंगे ओमेगा 3 मछली के उसके मछलियों से बनाया जाता है। तो ये मेरे भाई ओमेगा 3 ये कह रहे हैं कि प्रचुर मात्रा में सूरजमुखी तेल में पाया जाता है। नहीं मेरे भाई, ये मछली वगैरह में पाया जाता है, सूरजमुखी में नहीं पाया जाता है। तो ये आपका गलत हो गया। तो सही क्या हुआ आपका, केवल 1 हुआ। सही क्या है, केवल 1। बहुत अच्छा, आगे चलें। अगर हम लोग देखें 45 वाले में, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यही विचार करना है हमको और बताना है कि सही क्या है। थोड़ा ध्यान देंगे। पचे हुए भोजन को रक्त में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, और यह प्रक्रिया मुख्यतः बड़ी आंत में संपन्न होती है। मेरे भाई आधी बात यहाँ सही है, लेकिन स्टेंट में आधी बात अगर गलत हो जाए तो पूरा गलत माना जाता है। यहाँ इनकी इतना बात सही है, पचे भोजन को रक्त में स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको एब्जॉर्प्शन अवशोषण कहते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया बड़ी आंत में नहीं, छोटी आंत में संपन्न होती है। बड़ी आंत में केवल जो भोजन होता है उसमें से जल वगैरह को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वहां से वो मल बनने के लिए जाता है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई। दूसरे में कह रहे हैं अवशोषण भोजन का शरीर द्वारा उपयोग स्वांगीकरण कहलाता है। तो यस, जो भोजन अवशोषित होता है और उसके शरीर में जो उपयोग में लाया जाता है जिससे बॉडी एनर्जी वगैरह बनाती है, तो उसे स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन कहा जाता है। तो ये बात आपकी सही है। तो सही पूछा जा रहा है तो आपका सी हो जाएगा, केवल 2। समझ गए होंगे आप। ऐसे दोस्तों बड़ा ही पूछा जाता है, ऐसे कई सारी चीजें यहाँ पर इस तरह से पूछी जाती है। पाचन तंत्र में अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, फिर अंत में मल त्याग होता है। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी मिलान से संबंधित प्रश्न है। मानव रोग आपको दे दिया गया है और उस रोग से क्या प्रभावित अंग होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों रेबीज से या पोलियो से हम लोग जानते हैं हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसके बारे में हम लोग खूब पढ़े हैं। तो ए वाला तो हमारा 2 पर आ जाएगा, ए वाला 2 पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं और कहीं नहीं है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ही से हम पता लगा लिए, अब हमें कोई ज्यादा माथा पटके की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं चेचक भी दोस्तों क्या होता है। चेचक में क्या होता है, हमारी चमड़ी को प्रभावित करता है, चमड़ी पर चकत्ते आ जाते हैं, तो ये मुख्यतः त्वचा को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस दोस्तों लीवर का सूजन की बीमारी होती है, ये हो गया जो दारू वगैरह ज्यादा पीने वालों को होता है। और मेनिंजाइटिस दोस्तों ये
मस्तिष्क की समस्या, मस्तिष्क में जिसे सूजन कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा, सब सही है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ कथन कारण से आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे आपको। यहाँ कथन में कहा जा रहा है कि कथन है कारण है, और कथन में आपसे कह रहे हैं AB प्लस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये AB प्लस रक्त समूह जो होता है, आप लोग जानते हैं, जो हमारा ए ग्रुप का रक्त होता है। पहले तो आप जान लीजिए रक्त समूह किस वैज्ञानिक के दिया था, इसका ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो लैंड स्टीनर ने दिया था, लैंड स्टीनर ने दिया था, ये खूब पूछा जाता है। अब बात आती है जो ए ग्रुप होता है दोस्तों, इसमें एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीबॉडी बी पाया जाता है, और जो बी होता है उसमें एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, और जो ए बी ग्रुप वाला होता है दोस्तों, उसमें दोनों एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ये आपसे खूब पूछा जाता है। तो यही कह रहे हैं सर्वग्राही होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है, यानी किसी का भी वो ले सकता है। तो बिल्कुल सही है। क्यों ले सकता है, इसका कारण देखिए, ए बी समूह में प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। यस, एंटीजन तो ए बी पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, जो किसी भी रक्त समूह को ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करती है। बिल्कुल सही है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बात यहाँ पर दोनों सही हो जाती है। तो ऑप्शन से पता चलेगा कौन है, यही है हमारा ऑप्शन नंबर ए, व्याख्या भी कर रहा है। आगे चले अगर हम लोग देखें 48 वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आखिर सही क्या है। तो मतलब सही कौन सा नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो देखें हम लोग, गलत वाले को पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा। कह रहे हैं मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड स्वाद में मीठे और जल में घुलनशील होते। जो मोनोसैकराइड होती है दोस्तों, मोनोसैकराइड के बारे में आप लोगों को, ये अगर बीएससी किए होंगे तो वहां पर इंटर में भी थोड़ा सा आपको पढ़ाया गया होगा। तो जो ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ये मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ग्लाइकोजन, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। तो यही बात है, मोनोसैकराइड स्वाद में मीठा होता है और जल में घुलनशील होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ग्लूकोज का फार्मूला जानते हैं ना, C6H12O6, वही वाला। तो ये अपनी जगह पर सही है। बी वाले को देखें तो डाइसैकराइड स्वाद में मीठे होते हैं, ये बात तो यहाँ तक सही है, और जल में घुलनशील होते हैं, अघुलनशील नहीं। तो यहाँ पर अ देकर यहाँ पर गलत कर दिए, तो इसलिए आपका ये गलत है और यही आपका उत्तर होगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। और मानव यकृत यानी लीवर में संग्रहित शर्करा का नाम ग्लाइकोजन है। यस, बिल्कुल सही है, मानव के लीवर में जो शर्करा इकट्ठी होती है वो ग्लाइकोजन है। तो ये भी अपनी जगह पर सही है, गलत केवल बी था, इसलिए उत्तर बी हो गया। क्यों गलत था वो मैंने बताया। 49 वाले को अगर हम लोग देखें यहाँ, तो विचार करना है, इसे विचार करके बताना है आखिर सही क्या है। थोड़ा ध्यान देंगे। मानव के शरीर को यहाँ पर एज बढ़ने के अध्ययन को जरा विज्ञान यानी जीरोन्टोलॉजी कहा जाता है। यस मेरे भाई, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जीरोन्टोलॉजी यानी जरा विज्ञान किसे कहते हैं, उम्र बढ़ती है, यानी ये अध्ययन करते हैं कि आखिर उम्र कैसे बढ़ती है, आदमी का वृद्धावस्था कैसे आता है। तो इसके बारे में अध्ययन जो किया जाता है, इसे जीरोन्टोलॉजी बोला जाता है। और इसी के तर्ज पर एक ओंकोलॉजी पूछ लिया जाता है, ओंकोलॉजी। तो ओंकोलॉजी जो होता है, ओंकोलॉजी, वो कैंसर विज्ञान से संबंधित होता है। तो पंछियों के अध्ययन को पूरा वनस्पतिक विज्ञान यानी पैलियोबॉटनी कहा जाता है। नहीं मेरे भाई, पैलियो का मतलब होता है पुराना, बॉटनी का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो यानी जो बहुत पुराने पेड़ पौधे हैं, उनके जो जीवाश्म होते हैं, अध्ययन किया जाता है। तो उनको जो है प्राचीन यानी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन करना पैलियोबॉटनी कहलाता है। तो ये बात यहाँ पर ये गलत हो जाती है। तो पैलियोबॉटनी क्या हो जाएगा दोस्तों, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन करना। अब बात आती है भाई, आखिर पंछियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो पूछा जाता है। तो पंछियों के अध्ययन को अनिर्थोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद होगा क्योंकि पूछा गया है, अनिर्थोलॉजी बोला जाता है उसे। तो यहाँ पर आपका सही क्या हुआ, केवल एक हुआ, ऑप्शन नंबर एक यही सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। आगे चलें अगर हम लोग देखें 50 वाले में, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा हमारा जोड़ा, एक तरफ आविष्कार दिए हैं, एक तरफ आविष्कारक, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इंसुलिन की खोज तो बेंटिंग ने किया था, ये तो अपनी जगह पे सही है। कॉलेरा यानी जो हैजा हो जाता है, उसमें कॉलेरा माइक्रोब्स होते हैं, उसकी खोज किसने किया था, कोच ने किया था, रॉबर्ट कोच ने, ये भी तो अपनी जगह पर सही है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था। शुरू के तीन हमारे सही हैं।
अब बात आती है भाई ये क्यों गड़बड़ होगा, गड़बड़ तो डी वाला ही है। क्यों गलत है, क्योंकि डीएनए की खोज दोस्तों ये एक तो वाटसन और क्रिक ने किया था, तो ये वार्ग नहीं थे। आप लोग जानते हैं वाटसन और क्रिक, और यही लोग दोस्तों ये डीएनए की डबल हेलिकल संरचना भी दिए थे, जो दो लपेटे हुए सांप की तरह ऐसे ऐसे होता है ना, तो उस तरह से ऐसे ऐसे करके आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। तो यही है आपका यहाँ, ये गलत हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग यहाँ 51 में, तो संगम साहित्य से संबंधित दिया है यहाँ सवाल। संगम साहित्य में वर्णित संगम समाज की प्रमुख विशेषताओं पर दिया है, इस पर विचार करना है। तो पहले वाले में देखें, समाज 3 पारिस्थितिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत था, तो नहीं मेरे भाई, ये जो संगम साहित्य में जो संगम समाज है, वो समाज 5 पारिस्थितिक, याद कर लीजिए, 5 पारिस्थितिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में मतलब विभक्त था, लेकिन उसको तिनई कहा जाता था। तो कुछ लोग सोचेंगे भाई तिनई कहा जाता था, तो ये 3 ही भाग में मतलब 3 ही क्षेत्रों में वर्गीकृत रहा होगा, लेकिन ये 5 भाग में वर्गीकृत था और कहा जाता था तिनई, तो ये सही है। इस काल में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार महत्वपूर्ण स्थान रखता था, तो ये भी महत्वपूर्ण है, व्यापार अच्छा चल रहा था यहाँ, और शासक वर्गों में चोल चेर और पांड्य शामिल थे, तो ये भी सही है यहाँ पर। तो आपका जो 51 में होना चाहिए दोस्तों, 3 के तीनों आपके यहाँ पर ये सही हो जा रहे हैं। नहीं, 3 के तीनों कहाँ, ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ना, यहाँ पर ये 3 की जगह 5 होना चाहिए था, यानी पहला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दूसरा और तीसरा। आगे अगर हम लोग 52 वाले में देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। देखें, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी, या बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है, ऐसा आप लोग खूब पढ़े होंगे। मुंडोक उपनिषद में क्या है, इसमें क्या है, ऐसा आप लोगों को खूब मिला होगा। पुनर्जन्म की सर्वप्रथम व्यापक दार्शनिक व्याख्या उपनिषदों में, विशेषकर बृहदारण्यक एवं छांदोग्य उपनिषदों में से प्राप्त होती है, ये भी अपनी जगह पर सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आगे यहाँ पर दिया है दोस्तों, ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला एवं विश्वारा जैसी विदुषी महिलाओं को वर्णन है, ये पता नहीं, क्योंकि दोस्तों सब चीजें नहीं आ पाती, ये अभी हमें पता नहीं लग रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ डी वाले को देखेंगे, तो यहाँ कह रहे हैं छांदोग्य उपनिषद में यम और नचिकेता का उल्लेख मिलता है, तो मेरे भाई यम और नचिकेता का उल्लेख जानते हैं कहाँ मिलता है, कठोपनिषद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है ये, कठोपनिषद में, तो ये आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, तो यही गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इसके बारे में आप लोग खूब परिचित होंगे। तो आपको यहाँ पर ऐसा ही फॉल्ट देता है जिसके बारे में आप जानते रहते हैं, तो ऐसा नहीं पहला पढ़े नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दें, आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे आप परिचित रहते हैं। आगे यहाँ पर 53 वाले में देखिए जो दिया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो वैदिक शब्द एक तरफ दे दिया है, मिलान से संबंधित है, और उसका अर्थ दिया है, तो इसको हमें मिलाकर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो दिया है कुसीद, कुसीद का मतलब क्या होता था दोस्तों, ये ऋण यानी कर्ज। कुसीद का मतलब वैदिक काल में ये कुसीद शब्द का मतलब क्या होता था, ऋण यानी कर्ज होता था, इसके बारे में आप लोग को जानते होंगे। अब बात आती है यहाँ दोस्तों, जो ये तच्छ दे दिया है, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर ये तच्छ दे दिया है, ये तच्छ का मतलब यहाँ पर ये बढ़ई होता था, यस बढ़ई, ये तीसरे नंबर पर चला आएगा, तच्छ बढ़ई के लिए प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर वेकनट, वेकनाट मतलब क्या होता था दोस्तों, सूदखोर जो सूद ऊद लेते थे, यानी ब्याजी पैसा लेते थे इनको। और अरित्र, ये चप्पू, चप्पू क्या होता था दोस्तों, यहाँ पर ये जैसे पतवार वगैरह के लिए वो प्रयोग किया जाता था। तो आपका यहाँ जो सही होना चाहिए ए वाला आपका 2 पर, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चले हम लोग अगर देखें संख्या 54 वाले का अगर हम लोग देखें, तो यहाँ जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको लिखी गई है, कथन के रूप में बताना है कितने कथन सही हैं, तो गिन कर बताना है। तो गिनने वाले में हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जैन धर्म में आप लोग जानते कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकरों का मतलब होता था दोस्तों ज्ञानी पुरुष। एक बार एक पेट वाले एग्जाम में किसी में पूछ दिया था आखिर तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, तो वो तीर्थंकर का मतलब ज्ञानी पुरुष होता है, याद रखे रहेंगे इसे। यही है, जैन धर्म में अनेकावांत, स्यादवाद और अनेकात्मक में विश्वास रखता है।
तो बिल्कुल विश्वास रखता है दोस्तों, ये आपका स्टेटमेंट सही है। और प्रथम जैन भिक्षुणी चंदना थी, ये भी आपका सही है। और आप लोग जानते हैं जैन धर्म जो है वो कर्म जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया है। जाति व्यवस्था को वो कर्म के आधार पर स्वीकार किया है, जन्म के आधार पर नहीं। यहाँ करें जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था को स्वीकार किया तो नहीं मेरे भाई, वो कर्म के आधार पर स्वीकार किया था। यानी आप दूध बेचेंगे चाहे जहां पैदा हुए हो, आप दूध बेच रहे हैं तो यादव कहलाएंगे। आप चाहे जहां पैदा हुए, आप सब्जी बेच रहे हो तो आप मौर्य कहलाएंगे। इनका कहने का मतलब ये था। तो यही वाला आपका जैसे उदाहरण में बताया, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो 1 2 केवल सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 स्टेटमेंट सही है। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है त्रिपिटक और संकलन कर्ता, तो बताना है हमारा कौन सा जोड़ा हमारा सही है। तो देखें ध्यान से, सुत्त पिटक आप लोग जानते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के बारे में ये सब। तो जो बौद्ध घर में त्रिपिटक है तो उसी से संबंधित है। तो सुत्त पिटक का संकलनकर्ता आनंद थे, विनय पिटक का संकलनकर्ता उपाली, और अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तिस। तो यस, आप 30 मार्क हाँ बनेंगे, तो जो है धम्म से गिरेंगे। तो यही बात है, ऐसे याद कर लेंगे आप लोग। तो आपको यहाँ पर केवल पहला आपका सही है, ये वाले तो दोनों गलत हो गए। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें ये 56 वाले में, तो यहाँ पर भी मिलान से संबंधित है। एक तरफ कुछ टैक्स दिया गया है, दूसरी तरफ उनका वर्णन। तो यहाँ पर जो टैक्स है उनके वर्णन से हमें इनको मिलाना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे मिलाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। पिंडकर का मतलब होता है गांव का कर, जो गांव में टैक्स लगाया जाता था वो होता था। तो कहाँ है ग्रामीण टैक्स, यहाँ हो जाएगा। प्रलय, प्रलय का नाम कुछ इस तरह से लग रहा है, प्रलय, प्रलय आ जाता है तो यानी बहुत बड़ा आपातकाल आ गया, तो यानी प्रणय आपातकालीन टैक्स। और हिरण्य, हिरण्य का दोस्तों यहाँ पर मतलब हो जाएगा कैश, कैश का जो होता था उस पर कैश टैक्स पे लगता था ये नगद। और एक बचा है ये विष्ट बेगार पे, तो हमारा कहाँ चला जाएगा ये, ए वाला तो हमारा 3 पे गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 57 वाले को, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको कुछ जोड़े दिए गए हैं और कौन सा जोड़ा हमारा सही सुमेलित नहीं है, गलत है, उसको हमें चुनना है। तो देखें, एक तरफ आपको ये कुछ रचना दे दी गई है, दूसरी तरफ उसके रचनाकार दिए गए हैं, कुछ यानी किताब दिए हैं, उन किताबों के लेखक कौन है तो ये हमें बताना है। तो कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं, खूब हम लोग पढ़े हैं। और ब्रिकमा देवचरित की रचना बिल्हड़ ने किया है, ये भी आप लोग जानते हैं। और नौसा हंसा चरित की रचना पद्मा गुप्त ने किया है, ये भी आप लोग जानते हैं। ये सब आप क्लियर है तो स्वाभाविक सी बात है गलत यही होगा। नैषधीय चरित की रचना किसने किया है दोस्तों, नैषधीय चरित की रचना श्री हर्ष ने किया है, श्री हर्ष ने किया है। तो क्या हेमचंद्र ने भी कुछ किसी का रचना किया है, तो हेमचंद्र आखिर किसका रचना किया, जब हेमचंद्र नाम दिया है तो हम लोग इसके बारे में भी कुछ अगर समझ लेते हैं तो काम दे देगा हमको। तो हेमचंद्र कुमार पाल चरित के नाम से एक रचना किए हैं, कुमार पाल चरित, तो याद रखे रहेंगे इनको भी, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग 58 में, तो आपको गुलाम वंश से संबंधित आपको कुछ शासकों का नाम दिया गया है, इनको कालक्रम में क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तो आप लोग खूब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो पहला था गुलाम वंश का। फिर उसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दोस्तों थोड़े समय के लिए कौन आया था, आराम शाह आया था, उसको आराम चाहिए था इसलिए वो थोड़े समय के लिए भाग गया। फिर आया इल्तुमिश। तो यहाँ पर दोनों शुरुआत के 2 नाम नहीं है, इल्तुमिश नाम है, तो यहाँ पर इल्तुमिश ही पहला होगा। यानी इन दोनों को हम हटा सकते हैं, इन्हीं दोनों में से उत्तर होगा, तो पता लग गया। और इल्तुमिश के बाद कोई आया था थोड़े समय के लिए, लेकिन उसका नाम नहीं आता है, उसके नाम के बाद ये रजिया का नाम जोड़ा जाता है। तो इल्तुमिश के बाद रजिया आते हैं, यानी तीसरा नंबर, तो आपका यही उत्तर ये हो जाएगा। और यहाँ पर नसीरुद्दीन महमूद तो सबसे अंत में था, तो ऑप्शन नंबर आपका यही सी होगा। आगे अगर हम लोग चले ये 59 वाले को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर कह रहे हैं सही कौन सा नहीं है, देखें। तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की, बिल्कुल, ग से गयासुद्दीन, ग से गाजी, याद रखे रहेंगे तो याद हो जाएगा, ये अपनी जगह पर सही है। गयासुद्दीन सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक था, बिल्कुल था प्रथम शासक, ये नहरों का निर्माण कराने वाला यही गयासुद्दीन था। और सिंचाई पर टैक्स लगाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक।
क्यों टैक्स लाया? क्योंकि बड़ी मात्रा में उन्होंने नहर बनवाई थी, तो उसके लिए जरूरत थी, इसलिए वो सिंचाई कर लगा दिया। तो ये भी सही है। यहाँ पर कुल जानते रहिए, थोड़ा सा सुनेंगे ध्यान से तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर स्लिप कर जाएगा दिमाग से। दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने प्रारंभ की थी। तो ये भी बात आपकी यहाँ पर यस, इसने तो प्रारंभ तो किया था, ये भी सही है। और शुरू के 3 सही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है चौथा ही गलत होगा। क्यों गलत है? क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व का 5वां भाग नहीं, ये 10वां भाग वसूला था। तो स्वाभाविक सी बात है, यही डी वाला आपका गलत हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 60 वाले को देखें, तो यहाँ पर भी आपको मिलान से संबंधित प्रश्न दिया गया है। थोड़ा सा देखें हम लोग ध्यान से। एक तरफ आपको कुछ प्रशासनिक विभाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके संस्थापक। किस विभाग का संस्थापक कौन था? तो हम लोग खूब जानते हैं, दीवान ए अर्ज, ये आर्मी विभाग था एक। कौन किया था? ये बलबन। तो बी वाला हमारा 3 पे जाएगा, तो बी वाला 3 पे जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ये वाला और ये वाला तो हमारा नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं, दीवान ए अमीर कोही जो कृषि विभाग था, कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने किया था। तो सी वाला हमारा 4 पे जाएगा, तो सी वाला 4 पे जाएगा। तो सी वाला 4 पे कहाँ है? ये सी के पास, यहाँ पर सी के पास है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पकड़ लिए हम लोग। अब हम लोग कह सकते हैं ये नायब ए मुमालिक जो प्रशासनिक विभाग है, यह किससे संबंधित है? बहराम शाह से संबंधित। बहराम शाह इसका संस्थापक था। और दारुल उल शफा जो चिकित्सा विभाग से संबंधित है, ये फिरोज शाह तुगलक। एक हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 61 वाले को देखें, थोड़ा ध्यान देंगे अगर हम लोग तो पता चलेगा। तो विचार करना है, हमें विचार करके बताना है कि आखिर सही क्या है। थोड़ा ध्यान देंगे। शेरशाह ने मार्गों के किनारे अनेक सरायों का निर्माण कराया, जिनकी देखरेख शिकदार नामक अधिकारी द्वारा की जाती थी। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है ये तो सही हो गया आपका। और शेरशाह ने गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रयोग किया तथा भूमि के मापन के लिए पटुआ की बनी हुई माप रस्सी का प्रयोग किया। बिल्कुल, ये भी सही है। और शाहजहां ने चांदी के रुपया और तांबे का दाम चलाया था। आप लोग जानते हैं दाम जो था वो तांबे का था। किसका? तांबे का। चांदी का रुपया, तांबे का दाम चलाया। तो ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर, ये स्टेटमेंट तीसरा भी सही है। तो हम कह सकते हैं बी आपका होगा। 3 के तीनों सही हैं। तो प्रश्न संख्या हम लोग 62 वाले को देखें तो बड़ा अच्छा सवाल है। एक तरफ आपको दर्शन दिया गया है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं। पढ़ के बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी एक गड़बड़ है, उसी गड़बड़ वाले को हमें पकड़ना है। थोड़ा ध्यान दिए रहेंगे तो बड़ा अच्छे से याद होगा। तो देखें, जो गलत है उसी को पकड़ना है। तो अद्वैतवाद के संस्थापक क्या शंकराचार्य थे? बिल्कुल, ये वाला तो सही है। और यहाँ लिखा है द्वैतवाद। द्वैतवाद के संस्थापक मेरे भाई वल्लभाचार्य नहीं थे। द्वैतवाद के संस्थापक ये मध्वाचार्य थे। यहाँ ये मध्वाचार्य, द्वैतवाद के संस्थापक मध्वाचार्य थे। तो इसका मतलब यही गलत है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब बात आती है मेरे भाई, आखिर वल्लभाचार्य किससे संस्थापक थे? तो वल्लभाचार्य मेरे भाई शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित थे। दोस्तों ये क्या हो जाएगा इनका? शुद्ध द्वैतवाद। तो इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। और बाकी सब सही है। राम जी हमारे लिए विशिष्ट है, तो विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य। तो बी वाला आपका गलत हुआ। प्रश्न संख्या 63 वाले का अगर हम लोग देखें, बड़ा अच्छा सवाल पूछा जा रहा है। ये कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। शिवाजी की सेना में बारगीर कौन थे? तो इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, शिवाजी की जो सेना थी वो घुड़सवार और पैदल दोनों तरह की सेना थी। और जो घुड़सवार सेना थी दोस्तों, जो घुड़सवार सेना थी वो 2 तरह की थी। एक को दोस्तों कहा जाता था बारगीर। बारगीर, बारगीर क्या होता था? जिनको राज्य की तरफ से मतलब घोड़े और हथियार दिए जाते थे, उनको बारगीर कहा जाता था। और जो लोग अपना स्वयं का अपने खर्चे से घोड़े और हथियार रखते थे, उनको सिलेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था उनको? सिलेदार। तो उसी संबंधित यहाँ प्रश्न दिया गया है। ऐसे स्वतंत्र सैनिक जो अपने स्वयं के शस्त्र रखते थे, तो उनको दोस्तों सिलेदार कहा जाता था। ये वाला, तो ये वाला कहा जाता था। तो यानी ये उत्तर हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमसे बारगीर पूछा जा रहा है। ऐसे अश्वारोही सैनिक जिन्हें राज्य द्वारा घोड़े एवं हथियार उपलब्ध कराए जाते। तो यस, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम लोग 64 वाले को देखें, तो आपसे जो पूछा जा रहा है कौन सा हमारा जोड़ा सही है। एक तरफ आपको पुस्तक, एक तरफ लेखक दिए गए हैं, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो तारीख है मुबारक शाही यहिया बिन अहमद, यस ये वाला तो सही है आपका। ये वाला यहाँ सही है। शाहनामा फिरदौसी लिखा है।
और यहाँ मृगावती दिया है, तो मृगावती दाऊद, ये दाऊद क्या मुंबई ब्लास्ट वाला? नहीं मेरे भाई, मुल्ला दाऊद, तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो मृगावती की रचना दोस्तों कुतुबन ने लिखा है, दाऊद ने नहीं लिखा है, यह कुतुबन ने लिखा है इसे, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी जफरनामा मुल्ला यजदी। आगे देखें अगर हम लोग, तो 65 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, कुछ घटनाओं को दिया गया है, उनको हमें क्रोनोलॉजी में सेट करना है, पहले कौन सी घटना हुई फिर पहले कौन सी। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो, एक तो वेदांत कॉलेज हुआ था दोस्तों, एक हिंदू कॉलेज की स्थापना। जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी वो 1817 के आसपास हुई थी, 1817 के आसपास। ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय। ये सब जो है सब राजा राम मोहन राय से ही संबंधित है, यहाँ पर जो कुछ भी दिया गया है तो ये। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था दोस्तों? तो 28 में, इसके लगभग 11 साल बाद, यानी 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। और कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई, जिसके मैंने अभी कह रहा था ये वेदांत, तो वेदांत की ये 25 में हुआ था, 1825 में, ये हो जाएगा। और मुगल सम्राट जानते हैं राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, पूछा जाता है, अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई थी, आखिर वो कब दिया गया था, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो ये मुगल सम्राट ने दिया था ये 1830 के आसपास दिया था, सबसे अंत में यही होगा 1830 के आसपास, ये जीरो है तो सबसे अंत में यही चौथा वाला रहेगा। तो प्रश्न बनाने वाला भी जान रहा है कि बच्चे इसे रट के बैठे हैं। अब सबसे पहला इसमें हमारा कौन होगा, तो पहला हमारा यही पहला ही हो जाएगा, क्योंकि ये 17 है, बाकी सब उसके बाद के हैं। तो ए वाला हमारा हो जाएगा, तो यानी इसे हम एलिमिनेट करें। और इसके बाद कौन आएगा, 17 के बाद हमारा आ जाएगा 3 वाला, तो 3 आ जाएगा, यानी ये वेदांत वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें 66 वाले में, तो लॉर्ड वेवेल से संबंधित आपको प्रश्न दिया है। लॉर्ड वेवेल वायसराय था दोस्तों आज़ादी से पहले, तो उसके संबंध में, उसके कार्यकाल से संबंधित कुछ दिए गए हैं, बताना है उस पर विचार करके। तो भारत में राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने 1945 शिमला सम्मेलन का आयोजन कराया। यस, बिल्कुल सही है, शिमला में आयोजन हुआ था। तो ये है, तो यहाँ कैबिनेट मिशन की योजना का शुभारंभ इसके कार्यकाल के दौरान ही किया गया, बिल्कुल किया गया। और कह रहे हैं लॉर्ड वेवेल के वायसराय रहने के दौरान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। नहीं मेरे भाई, मनबाटन के दौरान हुआ था, यानी जिसे हम लोग जिनका नाम माउंट बेटन है, हम लोग मनबाटन बोलते हैं, माउंट बेटन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इसीलिए ये गलत हुआ, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ। तो तीसरा गलत हुआ, तो आपसे सही पूछा जाए आखिर कितने सही है, तो केवल 2 सही है। आगे अगर हम लोग देखें 67 वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ कह रहे हैं कि कथन स्थापना, कुछ यहाँ पर जो आपको घटनाएं दी गई हैं उनकी स्थापना के अनुसार इसे हमें पहले से लेकर आखिरी तक, यानी क्रोनोलॉजी में हमें इसको सेट करना है। तो यहाँ देखें सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये 1911 में हुई थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में। पूना सेवा सदन की स्थापना दोस्तों 1990 में हुआ था। पूना सदन सेवा की स्थापना 1990 में नहीं दोस्तों, 1909 में, सॉरी गलती हो गया, तो 1909 में हुआ था। और हिंदू महासभा की स्थापना तो आप लोग खूब जानते हैं मेरे भाई, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ था। और भारतीय महिला संघ की स्थापना, भारतीय महिला संघ की स्थापना, एक सेकंड हम टाइप करके देख लें, गलती ना होने पाए। वैसे तो हम एलिमिनेट करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई गलती ना होने पाए इसलिए। तो वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, यस 1917 में, तो 1917 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई होगी, ये 9 वाली पूना सेवा सदन, तो 2 हमारा पहले नंबर पे आना चाहिए। और 2, ये 9 के बाद कौन आ जाएगा, 11, यानी 2 के बाद 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 67 का, ये डी। आगे चले हम लोग अगर 68 वाले को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंदोलन एक तरफ दिया है, एक तरफ वर्ष, मिलाकर बताना है हमें। तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन से कौन नहीं परिचित होगा, तो इससे हम लोग खूब परिचित हैं, 1875, और ये हो गया।
और अहमदिया आंदोलन दोस्तों, अहमदिया आंदोलन भी दोस्तों कई जगह एग्जाम में पूछा गया है, 1889-90 के बीच हुआ था ये। तो ये अहमदिया आंदोलन यहाँ चलाया जाएगा। और हमारा काम बना कि नहीं देखते हैं, फिर दिमाग लगाया जाए। बी वाला हमारा 2 पे गया, बी वाला 2 पे गया, तीनों को इनको भगाइए। और सी वाला हमारा 4 पे गया, सी वाला 4 पे गया तो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा हमारा, क्लियर हो गया। ए वाला हमारा 3 पे जाएगा, दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन ये 1866 से संबंधित है। और एक है नवदुल आंदोलन 1894 से आसपास। पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह के जो 1857 का विद्रोह हुआ, आखिर उसका क्या अंजाम निकला, उसका क्या परिणाम रहा, उसके परिणाम के बारे में पूछा। परिणाम यही है मेरे भाई कि 1857 के बाद 1858 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, कंपनी का शासन समाप्त हुआ और वहाँ के गवर्नमेंट का शासन होने लगा। तो यस, ये वाला बात यहाँ पर सही है। इंडियन आर्मी का पुनर्गठन हुआ, तो यस ये भी सही है। भारत में शाही यानी ताज शासन की शुरुआत हुई, ये भी सही है। और संस्कृत और विरासत में रुचि, तो यस, क्योंकि वो लोग जान गए थे कि अगर इनके कल्चर से हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत होगी, तो लोग हमारे कल्चर में रुचि दिखाने लगे। तो सब सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो 70 वाले को थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे हम लोग मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, इससे संबंधित प्रश्न दिया गया है, बताना है सही क्या है। तो देखते हैं हम लोग मेरे भाई आखिर सही क्या है। तो यहाँ इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की परंपरा का सूत्रपात किया, जिसके अंतर्गत मुसलमानों को अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने की अनुमति, यानी मुसलमान सिर्फ मुसलमान को ही निर्वाचित कर सकते हैं, ये वाला प्रावधान लाया था। तो ये वाली बात यहाँ पर आपकी सही हो गई। तो यहाँ ये सही हो गई। दूसरा वाला हम करें, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, यद्यपि उनकी भूमिका प्रायः परामर्शात्मक रही है। यस, ये भी सही है। और भारतीयों को गृह, वित्त एवं रक्षा विभागों का पूर्ण नियंत्रण दिया गया। तो नहीं मेरे भाई, इतना बड़ा नहीं, भारतीयों को गृह, रक्षा जैसे प्रमुख विभाग पर नियंत्रण नहीं दिया गया। ये ब्रिटिश के ही, मतलब अंग्रेजों के ही कब्जे में रहा, अंग्रेजों के ही नियंत्रण में ये सब रहा। इतने बड़े बड़े विभाग क्या आपको लगता है दे देते भारत को? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप निकल आएगा। मोदी जी जैसे अभी 2024 का चुनाव जीते, तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था कि भाई भाई, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और लोकसभा इतना छोड़कर बात करिए। जो नायडू और नीतीश लगे हुए थे ना, तो इतना छोड़कर प्रस्ताव रखा गया था। तो ऐसे ही आगे देखें, यहाँ आपका कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो बड़ा ही अच्छा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कुछ समाचार पत्र दे दिए गए हैं, यहाँ पर समाचार पत्र दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा समाचार पत्र, कौन कौन ऐसे थे जो अंग्रेजी में प्रकाशित नहीं हुए थे, अंग्रेजी भाषा में। तो यहाँ पर हम लोग खूब जानते हैं दोस्तों, 1933 में गांधी जी ने ये हरिजन नामक ये जो पत्रिका लिखा था, कब लिखा था गांधी जी ने? 1933 में। ये किस भाषा में थी? तो ये अंग्रेजी में थी। तो ये पहले ही आप हटा देंगे भाई, ये अंग्रेजी में थी, तो जहाँ 2 होगा आप हटा देंगे। अब देखते हैं ये, अब नवजीवन के पास चलते हैं। आखिर नवजीवन ये क्या है दोस्तों? नवजीवन महात्मा गांधी ने 1919 में इसको प्रकाशित किया था, ये गुजराती भाषा में, क्योंकि गांधी जी गुजराती थे तो इसको गुजरात में किए थे, तो गुजराती। तो यस, एक हमारे ऑप्शन में रहना चाहिए, तो एक रहना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें एक नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। अब हम चलते हैं हमदर्द के पास। आखिर हमदर्द यहाँ पर क्या है दोस्तों? हमदर्द मोहम्मद अली जौहर करके एक थे दोस्तों, उन्होंने ये किया था और ये तो स्थापित हो मोहम्मद अली ने किया था, तो उर्दू में ही किया रहा होगा। यस, हमदर्द उर्दू में ही था, यस उर्दू में ही था, तो यानी अंग्रेजी में नहीं था। तो 3 हो जाएगा, यानी 1 और 3 हम कह सकते हैं हमारा उत्तर मिल गया। ज़्यादा हमें माथा नहीं पटकना है। और बात एक है यहाँ पर कामरेड वाला जो है, आखिर ये कामरेड वाला तो दोस्तों ये अब अगर हम लोग यहाँ देख ले, ये जो कामरेड वाला है दोस्तों, कामरेड वाला भी, ये जो हमदर्द और कामरेड दोनों एक ही लेखक किए थे। वो लेखक का नाम था मोहम्मद अली जौहर करके था, तो उन्होंने ही किया था। तो ये भी बात आपके यहाँ पर ये सही हो जाती है। कामरेड को दोस्तों ये अंग्रेजी में, नाम सही लग रहा है तो ये इंग्लिश में था। तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा? ये चौथा भी नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है, 1-3 होगा।
दोस्तों अगर हम लोग प्रश्न संख्या 72 वाले को देखें तो यहाँ आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित कुछ बात की जा रही है, विचार करना है। कह रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल सिलीमंस एवं स्थानीय रियासतों के सहयोग से 1825 में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। आधी बात सही है मेरे भाई। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमन के सहयोग से स्थानीय रियासतों कर्नल स्लीमन एवं स्थानीय रियासतों के सहयोग से 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था, लेकिन 1830 में किया था, 25 में नहीं। तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई आपकी, तो ये गलत हो गई। तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं ये वाला हमारा ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब दूसरा वाला देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के उपरांत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो यस, ये भी वाला बात यहाँ पर सही है। तो आपका सही कौन हो जाएगा? केवल 2। प्रश्न संख्या 73 वाले को देखें तो हम लोग कई बार परिचित होंगे, वही लॉर्ड कर्जन जो बंगाल का विभाजन किया था, उसी के समय ये 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन था? तो थॉमस रेले, ऑप्शन नंबर डी। वहां अगर हम लोग प्रश्न संख्या ये 74 वाले को अगर देखें तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य जिसका नाम है महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ 75 वाले को देखें तो थोड़ा ध्यान देंगे, तो कौन सी घटना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल से घटी थी? तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि 1911 में बंगाल विभाजन का रद्द इसी ने किया था, इसके बारे में, और राजधानी दिल्ली को लाया था। तो बंगाल विभाजन का रद्द किया था, ये भी किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले फिरोज राय मेहता की मृत्यु हुई थी दोस्तों इसी के कार्यकाल में, क्योंकि इसका कार्यकाल दोस्तों कब तक था? ये इसका कार्यकाल अगर हम लोग देखें दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग कार्यकाल, तो 1910 से लेकर 1916 तक था। और 1915 में ही ये गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी। तो बिल्कुल आपका दोनों सही है। भारत की रक्षा अधिनियम भारत रक्षा अधिनियम पारित हुआ था इसी के समय। तो भारत रक्षा अधिनियम इन्हीं के समय पारित हुआ था। तो एक मिनट थोड़ा सा मुझे सर्च करने दीजिए, क्लियर हो जाए मुझसे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर है। तो भारत रक्षा अधिनियम 1915 में ही, यस, ये तो इसी कार्यकाल में हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा आपका। तो आपका 3 के तीनों सही हो जाएंगे, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल से ही संबंधित है। बहुत अच्छा। तो बड़ा ही माइनर सा डिफॉल्ट यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा आप पकड़ लेंगे तो पकड़ सकते हैं, तो पकड़िएगा। कामागाटा मारू प्रकरण। तो ये कामागाटा मारू क्या है? जो अजीब सा नाम दिया है दोस्तों, ये एक जहाज का नाम है। तो ये जहाज दोस्तों एक गुरुदत्त सिंह थे पंजाब के, वो इस जहाज को लेकर हांगकांग से कहाँ गए थे? कनाडा के वैंकूवर में। और कितने? 376 यात्रियों को लेकर, 376 यात्रियों को लेकर हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर गए। वहां पर जहाज को नहीं उतरने दिया, फिर जहाज को कलकत्ता लेकर आए। 1914 की घटना है। तो यस, ये सब सही है, लेकिन यहाँ 276 की जगह 376 होना चाहिए था। तो इसलिए यह बात आपकी यहाँ पर गलत हो गई। ये गलत हो गई। और भारतीय क्रांतिकारी भगवान सिंह एवं बरकतुल्लाह इस जहाज पर सवार तथा भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई। दूसरा सही है। तो आपका सही पूछा जा रहा है, तो आपका केवल 2 हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 77 में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार करना है, बताना है सही क्या है। तो देखें 1899 में नासिक में सावरकर बंधु विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। बिल्कुल किया था, इसमें कोई डाउट नहीं, ये किया था उन्होंने। और कह रहे हैं 2010 में नासिक में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। तो दोस्तों ये वाला यहाँ पर इनका गलत हो जाएगा। जो अभिनव भारत की स्थापना दोस्तों 1910 में नहीं, 1904 में किया था। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, केवल एक आपका सही हुआ। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 78 में, तो चंपारण आंदोलन के बारे में दिया है। गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन था ये। तो बिहार में विचार करना है, बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखें, अंग्रेजों ने भारतीय कृषकों को अपनी भूमि के 3/10 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। मेरे भाई 3/20 भाग पर, यानी अपने खेतों का 20 हिस्सा कर लो और 3 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी होगी। तो ये था
तो ये बाध्य किया था, इसको गांधी जी ने यहाँ पर उसको बैन करवाया। तो ये यहाँ पर इसको थोड़ी सी गलती की वजह से ये गलत हो गया। 1917 में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को कृषक का उत्पीड़न समाप्त करने के लिए राजी किया था। तो यस, दूसरा वाला सही है। 78 का आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा, यानी दूसरा तो सही है, पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो एक सही नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें 79 में, तो कह रहे हैं कौन सी घटना भारत में डलहौजी के कालखंड में घटित नहीं हुई थी। तो डलहौजी के कार्यकाल आप लोग जानते हैं मेरे भाई, 1848 से 56। तो इसी समय ट्रेन चली थी मुंबई में, जो है वो भी आप लोग जानते हैं। और हड़प नीति लेकर आया था यही डलहौजी। तो डलहौजी के समय शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में प्रयुक्त किया गया था। यस, ये भी सही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन बी वाले को देखें, थोड़ा सा देखें, ध्यान देंगे तभी पता चलेगा। शिमला को आधिकारिक रूप से यानी ऑफिशियली ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था दोस्तों। ये 1864 में किया गया था। उस समय किसका कार्यकाल रहा होगा, लॉरेंस का कार्यकाल था, तो जॉन लॉरेंस का। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब ये सब अपने अपने जगह पे सही है, पढ़ लीजिए आप लोग। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 80 को देखें तो एक तरफ हमें पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम दिया गया है। हम लोग बड़े अच्छे से दोस्तों जानते हैं ये हमें यहाँ पर ये बंदी जीवन के बारे में हम लोग खूब पढ़े हैं। ये सचिन सान्याल ने इसको लिखा है। तो इसके पेपर बनाने वाला भी जानता है, हाँ इसको बच्चे रट के बैठे हैं। अब एक बात यहाँ पर दोस्तों आती है, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा है दोस्तों, इसके बारे में भी आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा इंडिया डिवाइडेड के बारे में। ये राजेंद्र प्रसाद। तो सी वाला आप पे 4 चला आएगा, तो सी वाला 4 पे गया। और ग्रेट रिबेलियन, ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा है दोस्तों, ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने, और ये इंडियन म्यूटिनी चौधरी साहब ने। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर, यही ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये हमारी जो हम लोगों ने ये जो टेस्ट शुरू किया था दोस्तों, हमारा ये 10वां टेस्ट था। 10वां टेस्ट का पार्ट ए हो गया दोस्तों। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए इसको हम अब अगला पार्ट जस्ट इसी के बाद अपलोड करेंगे पार्ट बी के रूप में। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।